अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इलेक्शन के ऐलान के साथ ही मुल्क में सियासी जोड़ तोड़ का आगाज हो गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, IPP समेत तकरीबन तमाम सियासी जमातें ही ऑब्वियसली अगली हुकूमत बनाने के लिए फील्डिंग लगा रही हैं, कदावर शख्सियात को अपने साथ मिला रही हैं, हुकूमत बनाने के दावे कर रही हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो बिल्कुल खामोश है। आज एक दावा जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से हुआ है और वो कह रहे हैं कि हुकूमत किसी की भी हो, जो सदर होंगे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे। ये बहुत बड़ा दावा है। अब इस दावे के पीछे किसकी यकीन दहानी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई है आज की। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबिक वज़ीर ख़जाना और लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल साहब उनकी तरफ हाथ बढ़ाया है, उनको पार्टी में शमूलियत की दावत दी है। उनकी जानिब से अभी तक ना का कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन मेरे जहन में अभी से कुछ अरसे पहले जो कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए कहा करती थी वो सब कुछ आ गया। ये वही मिफ्ता इस्माइल साहब जिनके साथ आज दोस्ती की कोशिश की जा रही है, जिनको पार्टी में शमूलियत की दावत दी जा रही है, यही मईशत की बर्बादी के जिम्मेदार थे बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इन्हीं को हटाने के मुतालबात किए जा रहे थे। आज उन्हें अपनी पार्टी में शमूलियत की दावतें दी जा रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन, इलेक्शन से पहले नून लीग के लिए अंदरूनी और बैरूनी माहौल जो है वो गर्म हो रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब दो टोक कह चुके हैं कि वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने नहीं देंगे। मियाँ साहब के करीबी साथी जावेद हाशमी साहब, उनको तो ना बड़े मियाँ साहब ना छोटे मियाँ साहब, ये दोनों ही वज़ीर आज़म बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन बयानात और इल्ज़ामात के बाद शहबाज शरीफ साहब को फिर मैदान किया और आकर उनको ये कहना भी पड़ गया कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ हर साजिश को कुचल डालेंगे। अब वो ये कैसे करेंगे? क्या मियाँ साहब पर से जो लाडले के इल्ज़ामात हैं वो शहबाज शरीफ साहब धो पाएंगे? इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमने मदू किया है। इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे जावेद हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। जी मेहरबानी। हाजिर हाशमी साहब, आपने सर एक अरसा नून लीग में गुजारा। अच्छे बुरे वक्तों में मियाँ साहिबान के साथ आप खड़े रहे, बुरे वक्तों में इनफैक्ट आपने पार्टी की कमान को संभाला। माजी में जब अच्छा वक्त आया आपकी जगह दूसरों को तरजीह दी गई। अब एक बार फिर उसी तरह की सिचुएशन सर, चंद माह तक आपसे मुलाकातें होती रही, लेकिन जब तमाम हवाओं का रुख एक बार फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ है तो फिर आप नजर नहीं आ रहे हाशमी साहब कहीं? देखिए, मैं तो मुस्लिम लीग में हूँ। ये मुस्लिम लीग थी मेरे बाप की, मेरे दादा की, मेरे परदादा की। लेकिन मुस्लिम लीग कई शक्लें बदलती रही है। तो कुछ मराइल थे, ये हर डिक्टेटर का साथ देती रही है। जब से पाकिस्तान बना है तो बदकिस्मती से ये मुस्लिम लीग जो है उसको सही रास्ते पर न चलने दिया गया और मार्शल लॉ तवील होते गए। आखिर में ये जब बनाई पार्टी तो मियाँ नवाज शरीफ साहब फिर उसके सरबराह बनाए गए। तो हमारी जिद्दोजहद थी, कोशिश थी कि हम जमहूरी पार्टी बने और उसके लिए जिद्दोजहद की हमने, भरपूर साथ दिया मियाँ साहब का हर सूरत में। और आज भी देखें, जो जिद्दोजहद का रास्ता अख्तियार करने वाली पार्टियाँ होती हैं, मैं इत्तेफाक से मेरा दिल वहीं पे होता है। मुझे किसी ने, मैं अगर ये समझूं कि ये होता रहता है पार्टियों में, मेरा साथ मैं कभी मुस्लिम लीग से निकला नहीं गया था, निकाला गया था। और उसमें बल्कि वो दोस्त सामने बैठे होते, बातें करते, जिन्होंने हर जगह पे मुझे धक्के दिए, लेकिन मैं फिर वापस आया तो मुस्लिम लीग में ही आया। मैं इसके अलावा कहाँ जा सकता था। अब इस वक्त जो आप फरमा रही हैं, मैं उसमें आपसे नहीं एग्री करता कि मुस्लिम लीग का दौर दौरा है। ये कोई दौर दौरा नहीं है। अच्छा। और ये, हाँ, ये एक वक्ती तौर पर ये चीज़ें चलती हैं। देखिए, जब तक आपके पास
पॉपुलर वोट नहीं है ना, इक़्तिदार मिलते भी रहे हैं, पॉपुलर वोट ना हो तो इक़्तिदार के ऊपर आपका इक़्तिदार के सिंहासन पे बिठा भी दें तो वो तो 4 दिनों के अंदर खेल ख़त्म हो जाता है। अब आप बता रहे हैं, मैं इस वक्त भी आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जिस आदमी से पूछेंगे वो वोट कहीं और का कहता है, अब क्या पूछे उनसे। इसलिए पार्टियों को कोशिश करनी चाहिए, मुस्लिम लीग को भी, मुझे तो खैर ये अभी इस हल्के में मैं कैंडिडेट भी हूँ 149 से, और इस वक्त तक मुस्लिम लीग वहाँ के लिए कैंडिडेट आज भी फैसला नहीं कर सकी। पूरी लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है, लेकिन यहाँ पे मैं हूँ और मुझे पता है कि मुस्लिम लीग को वो टिकट देने की इजाज़त भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, वो किसी और के पास जाएगी। तो इस तरीके से ये अफसरों जो हैं ये पार्टियों का मजाज को ख़राब करते हैं, क्योंकि हमारा मजाज है ही बात से वही। ना हाशमी साहब, आपकी थोड़ी सी बात से बहुत सारे सवालात आपकी बातों से निकल गए हैं। सबसे पहले तो मुझे बता दें, आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको दे रही है टिकट, और आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास इजाजत नहीं है टिकट देने की। सर कौन इजाजत दे रहा है? नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने सारी ज़िंदगी कभी किसी पार्टी के अंदर कभी भी अप्लाई नहीं किया। मुझे पार्टियों ने दिए टिकटें एक से ज़्यादा दफ़ा। मुझे मुस्लिम लीग ने 4 हलकों के अंदर टिकट दी थी। मुझे तहरीक इंसाफ ने 2 से ज़्यादा हलकों में टिकट दी थी। मैंने सिर्फ 2 अपने लिए रखे थे। मैं कैसे अप्लाई करता, बल्कि मेरे बारे में तो नवाज शरीफ ने। हाशमी साहब, आप कह रहे हैं कि मुझे टिकट देने की इजाजत नहीं है, तो सर कौन दे रहा है इजाजत? मुस्लिम लीग नून आपको टिकट नहीं दे रही है, यानी आप ये कह रहे हैं? आप बताए, मैं क्या कहूँ। मियां नवाज शरीफ ने पब्लिकली ये मुझे कहा कि आप मुस्लिम लीग में हो ना हो, टिकट आपका है, आप मुस्लिम लीग में होंगे तब भी, नहीं भी होंगे तब भी। तो अगर मुझे ना बुलाया है ना दिया है तो फिर इसका क्या मतलब है? मियाँ साहब तो देना चाहते थे, ऐलान कर चुके हुए हैं, तो फिर मैं क्या कहूँ कि नहीं देने दिया जा रहा। तो सर कौन मियाँ साहब को रोक रहा है आपको टिकट देने से? मैं तो नहीं, मैं कहता हूँ ये तो वो पता है ना, मुझे तो पता भी नहीं है। अच्छा ठीक सर, आप कह रहे हैं, जो आपने आगाज में बात की, क्योंकि आपको एक तासुर ये बना हुआ है कि मुस्लिम लीग नून की हवा है शायद, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ तासुर ही बना हुआ है, पॉपुलर वोट की जरूरत होगी। तो सर अगर मुस्लिम लीग नून के पास पॉपुलर वोट नहीं है तो पॉपुलर वोट है किसका इस वक्त? मेरी गुजारिश ये है, मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान बनने के बाद पॉपुलर वोट को हमेशा तबाह किया गया है। हुसैन शहीद सोहरावर्दी वज़ीर आज़म होने वाला था, सिकंदर मिर्ज़ा अयूब खान साहब को लेके आ गए, मोहतरमा फातिमा जना को गदारे वतन का कह दिया गया। पॉपुलर वोट था मोहतरमा फातिमा जना के पास। फिर पॉपुलर वोट आ गया शेख मुजीब के पास, हमने उसे इक़्तिदार नहीं दिया, वो सीटें भी जीत गया, असम्बली जीत गया, उसके इक़्तिदार को भी बजाय उसको हमने कहा पाकिस्तान चला जाए, वो हिस्सा चला जाए, इसको इक़्तिदार हम नहीं देना। फिर भुट्टो साहब के साथ पॉपुलर वोट था, उसको मौत की नींद सुला दिया गया, पॉपुलर वोट था। फिर मियां नवाज शरीफ के पास भी वक्त आया, वो उसको हटाया गया, फिर इमरान खान साहब को लाया गया। फिर वो आप भी मुझे बताएं, आज आप पूछते हैं, मैं सुनता बैठा हूँ लोगों से, ऐसे बात नहीं करता। 70-80%, 60% इसके नीचे मेरे सर्वे से कोई डिसएग्री करे, पॉपुलर वोट है तहरीक इंसाफ के साथ, तो उसको इक़्तिदार नहीं मिलेगा। ये पेशीद गोई मैं आसानी से कर सकता हूँ।
मैं कहता हूँ जब पॉपुलर वोट की लाशों पर आप एक कारपेट बिछा के सर ताज जो इक़्तिदार का है पहना दे मुझे या मियां नवाज शरीफ को, इक़्तिदार नहीं मिलेगा। हाशमी साहब नहीं मिलेगा। हाशमी साहब आप कह रहे हैं पॉपुलर वोट जो है वो पीटीआई के साथ है लेकिन उनको इक़्तिदार नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के लिए भी आप पेशगोई कर रहे हैं क्योंकि अब आप कहते हैं कि आपको वो वजीर आजम बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे, तो सर फिर आगे इलेक्शंस के बाद होगा क्या? और आपको मियां साहब दोनों बरादरान क्यों नहीं वजीर आजम बनते हुए नजर आ रहे? नहीं, ये मैं उनके लिए नहीं कह रहा। मैं समझता हूँ कि सियासतदानों ने अपनी हैसियत और वक़्त में पैसेज ऑफ टाइम के साथ 75 साल में ये पहले लीडरशिप बाहर से आती थी जिनका नाम मैंने लिया। अब क्योंकि ये लीडरशिप सारी की सारी बनाई हुई ही हमारी एस्टेब्लिशमेंट की है, जब तक वो ये एक्सटेंशन देते हैं वो इनको इक़्तिदार देते हैं। वो उसमें इमरान खान साहब भी उसी गेम में आ गए। बाजवा साहब को उसने भी एक्सटेंशन दी, मियां नवाज शरीफ ने भी दी, तो जरदारी साहब ने भी दे दी, सब ने दे दी। तो फिर अब क्या तवक्को करते हैं कि उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी कौन करेगा? ना मियां नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं। हाशमी साहब अभी मियां साहब के लिए जो एक तासुर बना हुआ है कि वो लाडले हैं, तो आप इस बात की तौसीक कर रहे हैं सर कि वो वाकई लाडले हैं मौजूदा हालात में? नहीं, मैं बल्कि ये कह रहा हूँ कि वो समझे वो लाडले नहीं हैं। मियां साहब हैं या दूसरे हैं, लाडला ज़रूरत के वक्त वो इस्तेमाल करने वाले करते हैं, ये हो जाते हैं कि क्योंकि ये उसी जगह से निकली हुई क़यादतें हैं। अगर हिम्मत हो, हौसला हो, जब कौम को शदीद ज़रूरत होती है ये कौम के साथ रहें या अपनी जान दे दें, लेकिन जिस वक्त ज़रूरत पड़ती है मैं इमरान खान के साथ रहा हूँ। सच्ची बात यह है कि उसने भी इक़्तिदार की सियासत की, उसने मुल्क में जमहूरियत की सियासत नहीं की थी। आज वो खड़ा हो गया है, जब खड़ा हो गया है उसको जहाँ भी भेज दें, लेकिन उसको कौम ने अपनी आंखों का तारा बना लिया है इमरान खान को। अब क्या करेंगे आप? मैं क्या करूँगा? मुझे तो अच्छा नहीं लगता इमरान खान को। कौम कहती है वही अच्छा है। हाशमी साहब, उसको अगर नून लीग आपको टिकट नहीं देती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको ऑफर कर देती है तो सर आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, मुझे इधर उधर से आपने तमाम तरफ से हो चुकी होंगी, लेकिन मेरा अपना स्टांस है। मेरे स्टांस को कोई लेके नहीं चलेगा। ऑफरें मुझे हर तरफ से हो चुकी हुई हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं जिस स्टांस के साथ खड़ा हूँ उसी के साथ रहूं। मैं आज़ाद इलेक्शन टिकट नहीं देती है तो सर आप इलेक्शन आप आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे सर? अगर वो टिकट आपको नहीं देते हैं, आप ये कह रहे हैं? फिर मैं आज़ाद ही लड़ूंगा। नहीं, टिकट देंगे भी सही, मैं अब टिकट लूंगा भी नहीं, मुस्लिम लीग से भी नहीं लूंगा। मैं लड़ूंगा तो आज़ाद लड़ूंगा। अच्छा, ठीक। सर ये बताएं मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है ना हाशमी साहब, इस वक्त एक बड़ी मुखालिफत हो रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान किया है। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से फरमाते हैं कि वो उनको बहन तो मानते हैं लेकिन अपना लीडर नहीं मानते हैं। जावेद हाशमी साहब मरियम नवाज साहिबा को अपना लीडर मानते हैं सर? नहीं, मैं तो शाहिद खाकान के इस मौक़िफ़ का हामी नहीं हूँ। सारी दुनिया पे अगर पार्टियाँ चलती हैं तो उसके अंदर अमेरिका हो, थाईलैंड हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, वहाँ ये मरूसी सियासतें आती रहती हैं। मैं पार्टी के इस मौक़िफ़ पे तो शाहिद खाकान साहब से या चौधरी निसार से मुत्तफिक नहीं हो सकता। मैं ये कहता हूँ कि अगर पार्टी मियां नवाज शरीफ, चौधरी निसार ने 6 इलेक्शन डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ लड़े, पार्टी के टिकट के बजाय MP का टिकट हमेशा वो लड़ा, वो वज़ीर आला का कैंडिडेट होता था, उसको अगर उसने खिलाफ वर्जी नहीं की थी तो मैं भी
जब इलेक्शन लड़ूंगा मैं मुस्लिम लीग के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहूँगा। इस वजह से मैं बाकी मामलात को, जो मैनिफेस्टो को, उसमें मुस्लिम लीग के मैं साथ हूँ। सर नून लीग अगर आपके हलके से ऑब्वियसली कैंडिडेट तो फिर खड़ा करेगी ना, और अगर आपके मुकाबले में नून लीग का ही कैंडिडेट होता है तो आप उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? वो तो मियाँ साहब आपने जो मेरे से अहद किया था उन्होंने, उसकी वो खुद वो उसके साथ उनके ये तजादात पैदा हो जाएंगे ना। मियाँ साहब ने एलानिया कहा हुआ है कि आप जहाँ से भी लड़ेंगे आपके मुकाबले में हम कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। मैंने तो मुतालबा ही नहीं किया था। ठीक सर, ये बताइए, मर्जी है। आप कह रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है पॉपुलर वोट, और अगर आप आज़ाद इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं मुस्लिम लीग नून की मुखालिफत में, तो सर फिर ये बताएं फिर आगे का है क्या सिनेरियो? क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होंगे फिर? नहीं, देखिए बात सुने, हर इलेक्शन जो है इसलिए नहीं लड़ा जाता कि मैंने हर कीमत पे MNA बनना है। मैं हार भी जाऊं, अच्छा। लेकिन कुछ असूल होते हैं। तहरीक इंसाफ के साथ मैंने असूली इख्तलाफ किया था कि हम मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ हम एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा ना बने, क्योंकि कल को हमारे साथ भी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान यही करेगी जो आज हम उनके साथ दे के मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ कर रहे हैं। और वही हुआ। आज इमरान खान को इसका एहसास है, उनकी पार्टी के लोग मुझे मिलते हैं, उनके मर्ज की क़यादत जो है मुझे मिलती है आके यहाँ मेरे घर पे, लेकिन मैं उनसे मैं अपने उसी मौके पे खड़ा हूँ कि इमरान खान आप ये ना करते तो आपके साथ आज ये ना होता और मुल्क सही रास्ते पे, जमहूरियत के रास्ते पे चलता जाता। जी सर, मियाँ साहब जब वापस आए तो एक वेलकम जलसा हुआ लाहौर में। जो नाक़दीन थे वो तो कह रहे थे कि बड़ा ये मुतासर कुन जलसा था, लेकिन आपकी तरफ से ये कहा गया कि जलसा गेम चेंजर भी नहीं था। इसकी क्या वजह है हाशमी साहब? नहीं, मैं दो बातें कर रहा हूँ। देखिए, मैं कहता हूँ वो जलसा बहुत बड़ा था, और ये कोई कहे कि आप नजर भी नहीं आए थे ना उसमें, आप गए भी नहीं थे। नहीं, मैं नहीं था, मुझे तो बुलाया ही नहीं था उन्होंने बुलाया नहीं। मैं खुद तो नहीं ना यहाँ से चल के धक्के खा के जाता, तो मुझे बुलाते तो मैं तो पहुँच जाता। लेकिन बहरहाल वो गेम चेंजर मैं इसलिए कह रहा था कि उससे के हाशमी साहब सारे लोग जा रहे थे, मियाँ साहब आ रहे थे, उनको वेलकम करने जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है सारे लोगों को बुलाया तो नहीं होगा PMLN ने। नहीं, मुझे तो बुलाना पड़ता है, और कोई बहुत सारों को बुलाया था, लोगों के पास जाके भी बुलाया था, इससे ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं बुलाया था तो मुझे अगर इजाज़त भी ना होती तो फिर मैं, लोग कहते वो आया था बाहर स्टेज से बैठ के वापस चला गया था। कोई मेरी इतना तो मैं नहीं था कि मुझे बुलाया ना जाता। देखिए, मैं मुश्किलात का सामना किया है ना, मैंने उस पार्टी के लिए भी खून दिया हुआ है। अगर मेरे पास, मैं तो फालिज का 15 साल से मैंने मुकाबला किया है। अब वो फालिज मेरी ज़बान में आपको लग रहा है, लेकिन मेरा बाजू, मेरी टांगें उसी तरीके से मुतस्सा हैं। इसके बावजूद मैंने इलेक्शन लड़े भी हैं, जीते भी हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। जावेद हाशमी साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने की हैं। आप कह रहे हैं PMLN अगर आपको वो टिकट देती है तब भी अब आप टिकट नहीं लेंगे, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, और साथ साथ आपको इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हवा भी नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आप साथ मौजूद थे। हाफिज हमदुल्ला साहब मुझे ज्वाइन प्रोग्राम में, इनको लग रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो आने वाली हुकूमत में सदर होंगे, तो आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हमदुल्ला साहब। वालेकुम सलाम। 8 फरवरी को सर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियां भी जारी कर दी हैं। उसके बावजूद आपकी पार्टी के रहनुमा हाफिज हुसैन साहब कहते हैं कि जब तक इंतखाबी शेड्यूल नहीं आ जाता तब तक जो धुंध है ना वो छाई रहेगी। सर, क्या वजह है इसकी? क्यों क्लैरिटी नहीं है आप लोगों की तरफ?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि 8 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है और इस तारीख़ को सुप्रीम कोर्ट की भी तायद हासिल है और ऐवान सदर की भी तायद हासिल है और तमाम सियासी जमातों ने इस तारीख़ को वेलकम भी किया है। अब धुंध कहाँ से छाई हुई है, कौन है जो इलेक्शन को मशकूक बनाते हैं, इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम का बुनियादी तौर पर मौक़िफ़ यही है। पहले भी उनकी यही मौक़िफ़ थी, आज भी यही है कि इलेक्शन कमीशन ने जब ऐलान किया, उन्होंने एक तारीख़ दी 8 फरवरी का, लिहाजा इसमें अभी किसी किस्म का इल्तिवा नहीं होनी चाहिए। अब अगर इल्तिवा करते हैं, ताख़ीर होता है इलेक्शन में, तो फिर वो वजह क्या होगी? कोई आईनी, कोई कानूनी इलेक्शन कमीशन के पास, या इलेक्शन कमीशन के अलावा कोई और इदारा है वो मुलतवी करना चाहते हैं? क्या उस इदारे का कोई आईनी इख्तियार है? लेकिन वो तो नहीं है। कोई भी इदारा अलल ऐलान, कोई इदारा अलल ऐलान सामने कुल्लम कुल्ला नहीं आ सकता कि इलेक्शन मुलतवी हो। लेकिन इख्तियारात है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने एक डेट दी है, हल्का बंजियों को भी नोटिफाई किया गया। अब सिर्फ शेड्यूल बाकी है और यही सवाल जो मैंने मीडिया से मालूमात है, मीडिया पर मैंने सुना है कि इलेक्शन कमीशन के चीफ से भी यही सवाल हुआ कि शेड्यूल कब जारी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अलगबंजियों का जो आखिरी मराहिल थे वो नोटिफाई होकर कौम के सामने आया। सर आपने इंटरव्यू में दावा किया है कि अगली हुकूमत किसी की भी हो। अब्दुल्ला साहब सुन लीजिए ना सर, आपने इंटरव्यू में दावा किया सर कि अगली हुकूमत किसी की भी हो, सदर जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब होंगे। तो सर ये यकीन दहानी आपको किसने करवाई है? क्योंकि नबील गबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो इस बात की तरदीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया, नून लीग ने करवाया हो तो कोई यकीन दहानी की हो तो की हो। जो सदर की बात मैंने की कि अक्सरियत पीपल्स पार्टी की हो या PMLN की हो, तो सदर पाकिस्तान मौलाना फजल रहमान साहब होंगे। ये मेरा अपना तज्जिया है। वो इसलिए जब PDM बनी तो ये तमाम जमातें, 10 जमातें इत्तेफाक से बैक आवाज़ उन्होंने PDM की सदारत मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले किया, जिसमें ये दोनों बड़ी पार्टियां शामिल थी, पीपल्स पार्टी भी और PMLN भी। तो जब आप एक तहरीक के लिए जो 10 पार्टियों पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद है PDM के नाम से, उसके लिए आप सदारत के लिए मौलाना फजल रहमान साहब को चुनते हैं, तो फिर सदर के लिए मौलाना फजल रहमान साहब क्यों मुनासिब नहीं? तो लिहाजा मैंने कहा कि अगर अक्सरियत पीपल्स पार्टी की हो या PMLN की हो, इंशाल्लाह सदर पाकिस्तान का मौलाना फजल रहमान साहब होंगे। वैसे सर जब ये PDM की हुकूमत बनी थी तो उस वक्त भी कुछ इसी तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद मौलाना फजल रहमान साहब को सदर बनाया जाएगा, लेकिन फिर ऐसा हुआ नहीं था। क्यों सर, उस वक्त क्या हुआ था ऐसा? उसके लिए आपको पता है नंबर्स की ज़रूरत थी, नंबर्स की, क्योंकि यहाँ नंबर की बात होती है। ऐवान सदर में जाने के लिए इंतखाब होता है, उस वक्त आपके तकरीबन 30 से 40 नंबर्स नहीं थे। अब वो 40 नंबर्स आप कैसे पूरे करेंगे? तो वो असल मुश्किल वो था। लेकिन मुझे इल्म नहीं है कि मादे में वो था या नहीं था कि मौलाना फजल रहमान साहब सदर बनेंगे, ये मेरे इल्म में नहीं है। अलबत्ता आने वाले इलेक्शन के बारे में मैंने एक राय दी कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब का मुत्तफ़िका, मौलाना फजल रहमान साहब तमाम पार्टियों का मुत्तफ़िका सदर बन सकता है PDM का जी, तो वो सदर पाकिस्तान भी बन सकता है। अब्दुल्ला साहब यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे सर, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। हाफिज़ हमदुल्ला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा हमदुल्ला साहब, जमीयत उलमा इस्लाम ने अभी एक 7 रुकनी कमेटी बनाई है। ये कमेटी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए या उससे बाहर भी काम करेगी? और क्योंकि ऑब्वियसली ये सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी बनाई गई है, तो किन किन जमातों से राब्ते होंगे सर? नहीं, देखिए बात यह है, जमीयत उलमा इस्लाम का 18 और 19 को, गुज़श्ता 18-19 को पेशावर में हमारे जमीयत उलमा इस्लाम का जनरल कौंसिल का इजलास हुआ। उसमें यह फ़ैसला हुआ कि सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकता है। जमीयत उलमा इस्लाम हर पार्टी से सीट टू सीट एडजस्टमेंट कर सकता है, एज ए होल इत्तेहाद नहीं हो सकता। लेकिन एक पार्टी मुस्तस्ना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उससे हमारा न इत्तेहाद हो सकता है, न सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकता है किसी भी सतह पर। और जो कमेटी की बात आपने की, वो कमेटी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है, क्योंकि वो सूबाई जमात है। सूबाई जमात बात करेगी दिगर पार्टियों से, कहाँ कहाँ सीट टू सीट एडजस्टमेंट करनी है, कहाँ एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे की हिमायत करनी है। ये सूबाई सतह पर, प्रोविंस की सतह पर एक कमेटी बनी, वो सूबे की सतह तक महदूद रहेगी। सर अभी बलूचिस्तान जो है वो सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। पीपल्स पार्टी ने अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर अपने यौम तासीस का जलसा किया। 30 से ज़ायद लोग अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। मुस्लिम लीग नून मियाँ साहब खुद यहाँ पर आए, बाप पार्टी के लोग उनकी पार्टी में शामिल हो गए, इत्तेहाद कर चुकी। JUI फे खामोश है। सर आपका ताल्लुक खुद यहाँ से है, क्या पॉलिसी है आपकी? यहाँ भी सीट एडजस्टमेंट के साथ इलेक्शन में जाएंगे आप लोग? नहीं, असल में सियासत में थोड़ा फ़र्क है। जमीयत उलमा इस्लाम की जो सियासत है वो ग्रास रूट लेवल की सियासत है, वो नोटेबल तक महदूद नहीं है, वो इलेक्टेबल्स तक महदूद नहीं है, चंद कंस्टिट्यूएंसी तक महदूद नहीं है। जो शख्सियात हमेशा इक़्तिदार की सूरज को देखते हैं कि इक़्तिदार की सूरज कहाँ से निकलता है, वो वहाँ उसके नीचे जाके जमा हो जाते हैं। यही लोग कभी बाप पार्टी में थे, PMLN में थे, फिर बाप में गए, अभी ये सब वापस PMLN में चले गए, कुछ पीपल्स पार्टी में गए। इससे पहले वो मुस्लिम लीग काप में थे, कुछ PTI में थे। ये वो लोग हैं जो पार्टियाँ हमेशा ये तब्दील करते चले आ रहे हैं। जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत है, वो नज़रियाती और फ़िक्री सियासत है। उनका कैंडिडेट मालूम है, उनकी वर्कर मालूम है, उनका इन्हिसार इन नोटेबल और इलेक्टेबल्स पर नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान में बिल्कुल ठीक ठाक इंशाल्लाह मुकाबला करेगी, और इन जमीयत उलमा इस्लाम की जीत और हार का इन्हिसार इन नोटेबल और इलेक्टेबल्स पर नहीं है। हाँ, अभी देखिए बाप और बेटे का और बाप और बेटी का नज़र बलूचिस्तान पर है। अभी देखते हैं उसका रिजल्ट क्या निकलता है। सही सर, कल PTI में इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो नए पार्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। अब उन पर ना 9 मई के हवाले से कोई इल्ज़ाम है, वकील हैं, अच्छी साख भी रखते हैं, उनसे हो सकती है बात? नहीं, देखिए मैंने अब असल मसला किसी की ज़ात से नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम की मुखालफत या इख्तिलाफ, ये किसी की ज़ात से उनका कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है। असल मसला PTI की एजेंडे से था। जिस एजेंडे की निशानदेही मौलाना साहब ने की थी 2011 और 10 में, वो एजेंडा था जो 90 की दहाई में हकीम सईद मरहूम और डॉक्टर इसरार मरहूम ने की है। एक ने अपनी किताब में, दूसरे ने अपने स्पीच में, और 96 के जो न्यूज़ पेपर है, अखबारात है, इसमें नवाए वक्त मुझे याद है, उसमें भी इस एजेंडे का जिक्र है, जिस एजेंडे का जिक्र मौलाना फजलुर्रहमान साहब ने 2010 और 11 से हमेशा वो करता रहा और चला आ रहा है। उस एजेंडे की वजह से PTI से हमारे इत्तेहाद नहीं। अब आइए गौहर पर। अब गौहर तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि PTI जो इमरान खान कहता चला आ रहा था कि 27 साल जद्दोजहद के बाद, 27 साल जद्दोजहद के बाद, अब इस 27 साल जद्दोजहद में कोई और वर्कर PTI का नहीं है कि उनको चेयरमैन बना दिया जाता।
एक सेकंड सर यहीं रुक जाइए। ये आपने हकीम सईद की बात की, नवाए वक्त की बात की, तो ये तो इतनी पुरानी बातें हैं, ये आप लोग को उस वक्त याद नहीं आई जब सिंध में JUI और PTI ने इत्तेहाद बनाया था? लाड़काना में मिलकर सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ चुके हैं आप लोग, बल्दियाती इलेक्शन में भी सीट एडजस्टमेंट कर चुके हैं आप लोग। तो सर उस वक्त आपको ये सारी बातें और ये एजेंडा याद नहीं आ रहा था अहमदुल्ला साहब? नहीं, वो इत्तेहाद नहीं हुआ है। वो उसका पस मंज़र कुछ और है, उसका पस मंज़र कुछ और है। वो एक लंबी तफसील है, वो मैं आपको मुख्तसर 2 जुमलों में उसकी वजाहत नहीं कर सकता। ये पुरानी बात है। अभी भी सिंध में इत्तेहाद है, जमीयत उलमा इस्लाम की GDA के नाम से इत्तेहाद है, लिहाजा उसमें PTI शामिल नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा यही मौक़िफ़ अपनाया है कि PTI से हमारी इत्तेहाद नहीं हो सकती। अभी तो PTI है नहीं। आप PTI की बात करते हैं, PTI है कहाँ? अभी जो गौहर चेयरमैन बना है ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PPP है। सही ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज अब्दुल्ला साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, क्योंकि मैं खुद इस वक्त बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में मैं मौजूद हूँ, और क्योंकि यहाँ पर सियासी सरगर्मियाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो हम भी गए हैं पब्लिक के पास और आवाम से पूछा है कि वो क्या सोच रहे हैं आने वाले इलेक्शंस के हवाले से और माजी के हवाले से। तो ज़रा उनकी गुफ्तगू सुनिए, फिर वापस आते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त बलूचिस्तान के खूबसूरत शहर कोयटा में मौजूद हूँ। पूरे मुल्क की तरह यहाँ पर भी 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके लिए सफ़बंदियाँ हो चुकी हैं। मैंने सोचा जब मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ की आवाम से बात करती हूँ कि ये लोग क्या सोचते हैं, 8 फरवरी के होने वाले इंतखाबात इनकी ज़िंदगियों में क्या तब्दीली लेकर आएंगे, या वो लोग जो इस सूबे से निकल कर बड़े ओहदों पर पहुँचे हैं वो इनके लिए क्या तब्दीलियाँ लेकर आए। आइए कोयटा की आवाम से बात करते हैं। क्या सोच रहे हैं इंतखाबात के हवाले से, किसे वोट देंगे? PTI को इंशाल्लाह देंगे। PTI को वोट देंगे। अच्छा, ये जो बाप पार्टी के लोग जो बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है वो नून लीग में शामिल हो रहे हैं, तो उनको वोट नहीं देंगे? वो तो हर किसी की मर्जी, जिसको वोट दे। हम तो पंजाब के हैं, PTI को सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। शुक्र है अल्लाह का करम है। इलेक्शन में क्या कर रहे हैं, किसको वोट देने जा रहे हैं? इलेक्शन में फिलहाल तो मुल्क के हालात ऐसे खराब चल रहे हैं, महंगाई ने लोगों को जो है जीना आराम किया हुआ है बाजी। तो अभी हम लोग तो सारे जो है ना हुक्मरानों से भरोसा हट गए, तो हैरान है हम लोग किसको वोट। बाप पार्टी वाले लोग हैं, ये चले गए नून लीग में, वोट देंगे अब इनको? ये मैडम सब इसी तरह है ना, ताली के बैंगन है, 4 दिन आए तो 5 दिन हुआ है। तो अल्लाह बस इनके हाल पर रहम करे सबकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे जा रहे हैं कोयटा के हालात? कोयटा के हालात मुझे तो एनी टाइम अच्छे लगे, क्योंकि मैं पैदा ही यहाँ पे हुई थी और बड़े भी यहाँ पे हुई हूँ। अच्छा, अभी अब होने जा रहे हैं इलेक्शंस, किसको देने जा रही हैं वोट? तो किसी को भी नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि हमें किसी ने कुछ अच्छा दिया ही नहीं है। जब से देखा, पहले फिर भी हालात अच्छे थे, महंगाई कम थी, अभी तो इतनी ज़्यादा महंगाई होगी ना कि बिल्कुल दिल नहीं करता। कोई ऐसी हुकूमत, कोई ऐसे वजीर आला जिनके लिए आप कहती हूँ कि इनकी हुकूमत बड़ी अच्छी थी, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया बलूचिस्तान में? हाँ, नवाज शरीफ का दूर थोड़ा सा था अच्छा, मगर अभी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी तो वो जो आए थे उन्होंने, वो भी करप्शन इतनी हो गई कि बस दिल टूट गया। देखे ना महंगाई इतनी, हम लोग खाली आ जा रहे हैं घर में। शॉपिंग करने आई? शॉपिंग करने आए थे, खाली आ जा रहे हैं। तो यानी कि पाकिस्तान की आवाम और बलूचिस्तान की आवाम कंफ्यूज है, कोई फैसला नहीं कर रही है अभी इलेक्शन के लिए? बिल्कुल नहीं कर रहे हम लोग तो, क्योंकि यहाँ पे कोई तरक्की नहीं। आप हमारी तरफ आके देखिए, सड़कें इतनी टूटी हुई हैं, कोई बनाने को तैयार नहीं है। आप अभी खुद सोच लें क्या होगा। तो अभी ये जो जितने भी आपके हल्के से जो उम्मीदवार होंगे अभी आएंगे आपके दरवाजों पे वोट मांगने के लिए, तो उनके साथ क्या करेंगी फिर? बिल्कुल जैसे अभी आपके साथ बोल रही हूँ, उनके साथ भी ऐसे ही बोलूंगी कि नहीं दे रहे वोट। बिल्कुल भी नहीं दे रहे। लेकिन वोट तो हक है ना? नहीं हक है तो उनका भी तो हक है। कुछ देंगे तो कुछ लेंगे भी। इलेक्शन होने वाले हैं, किसको वोट देने जा रहे हैं आप लोग? हम पीपी को वोट दे रहे हैं, बिलावल भुट्टो को वोट दे रहे हैं। अच्छा। हाँ। और ये जो बाप पार्टी में लोग, बाप पार्टी के लोग PMLN में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए क्या फैसला है बलूचिस्तान का? बाप पार्टी ने पहले क्या किया, हुकूमत आप देख रहे आपके सामने, बाप पार्टी ने पहले भी कुछ नहीं किया। इस दफा उम्मीद ज्यादा है बिलावल भुट्टो से इंशाल्लाह। अच्छा सर, कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा वजीर आला आप बता सकते हैं कि जिससे आप लोग बहुत मुतमईन हो, जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हो बलूचिस्तान में? अब्दुल मालिक। जी जी बिल्कुल अब्दुल मालिक। ये बताएं किसको वोट देने जा रहे हैं? आज तो हम लोग तो इमरान खान के बारे में हम लोग वोट देंगे, उसका फैसला करेंगे। ये नवाज शरीफ और जो बिलावल जरदारी की बातें हो रही है कोयटा में, हम लोगों को मंजूर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम।
क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, करम अल्लाह क्या पाक। मजदूरी करते हैं ये लेडीज फैंसी कोट है मैम, ये कोट वगैरह बेचते हैं मैम। अगर फैमिली कितनी है? माशाल्लाह फैमिली तो बड़ी है मैम, तो बस गुजारा हो रहा है मैम। इलेक्शन के हवाले से क्या सोच रही है पाकिस्तान की आवाम? किसको वोट देने जा रहे हैं? मैम एक ही पार्टी है, तहरीक इंसाफ, बस और कोई पार्टी नहीं है मैम। इमरान खान ने क्या किया है बलूचिस्तान के लिए जो अब आप उसको वोट देना चाह रहे हैं? जब आप उनको क्यों वोट देना चाह रहे हैं? वोट इस वजह से दे रहा हूँ मैम, दलेर लीडर है क्या, बेखौफ। वोट मियाँ साहब को। मियाँ साहब को वोट देने जा रहे हैं? अच्छा, ये बाप पार्टी के लोगों को, यानी कि जो नून लीग में शामिल हो गए, वो उनको दे देंगे जी। अच्छा, मसाइल क्या हैं बलूचिस्तान के? बस बलूचिस्तान के बहुत ज़्यादा मसाइल है। यहाँ पर ना रोड है, ना पानी का निज़ाम सही, ना गैस सही है, बिजली भी यहाँ पर कुछ निज़ाम इससे नहीं है। किसकी हुकूमत ने यहाँ पर बेहतरीन काम किया है पहले? अभी तक तो किसी ने नहीं किया है। इंशाल्लाह जब मियाँ साहब आएंगे। साहब तो 3 बार पहले भी वजीर आजम रहे हैं, तो आप फिर मियाँ साहब को लाना चाह रहे हैं अगर पहले उन्होंने कुछ नहीं किया तो? इस दफा इनसे थोड़ा उम्मीद है कि ये कुछ कर लेंगे। उम्मीद तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, बाकी अभी बिलाल आवे तो और बात है। बिलावल? हाँ, बिलावल को वोट देंगे पीपल्स पार्टी को? हाँ उसको ही वोट देंगे हम लोग, अमाउंट ही उसका है। तो आप समझते हैं कि बिलावल जो है वो आके बलूचिस्तान में जो कुछ नहीं हो पाया वो बिलावल करेंगे? वो बिलावल ही करेगा, बाकी दूसरे की ताकत नहीं है। ओपन एक बात है कि किसको लेके आना चाह रहे हैं, डेफिनेटली इमरान खान। आंटी, इलेक्शन होने जा रहे हैं पाकिस्तान में, क्या सोच रहे हैं कोयटा के अवाम? कुछ भी नहीं, कोई भी इस काबिल नहीं जिसको वोट दिया जाए। अच्छा, किसी ने कोई अच्छा काम किया है पहले बलूचिस्तान में? किसी ने भी नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया। ये बाप पार्टी के लोग जो हैं वो शामिल हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून में, तो मुस्लिम लीग नून का चांस है कोई? उनको वोट देने का इरादा रखते हैं? नहीं, हमने तो किसी को भी नहीं देना। किसी को नहीं? सबसे परेशान हो? बिल्कुल परेशान, इतनी महंगाई कर दी है ना कि बंदा रोने वाला हो गया। जी इंशाल्लाह नून लीग को। नून लीग को वोट जी नून लीग को, बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले जो हुकूमतें होती रही हैं बलूचिस्तान में, तो उनके बारे में क्या राय है आप? बलूचिस्तान में देखें, और सबसे अच्छी हुकूमत किसने की है? सबसे अच्छी हुकूमत मैं बोलता हूँ नवाज शरीफ ने की है। अच्छा, ये जो बाप पार्टी के लोग मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं, आप इनकी वजह से नून लीग को वोट देने जा रहे हैं या नून लीग की वजह से नून लीग को वोट देने जा रहे हैं? इनकी वजह से, बिल्कुल। ये बाप पार्टी के लोग? जी, बाप पार्टी के लोगों की वजह से। सरदारों वाला सिस्टम चलता है ना ज्यादा, तो यही सिस्टम समझती हैं आप, इसी को ही चलना चाहिए आगे, या अब हर चीज मॉडर्न हो रही है तो इस सिस्टम को भी मॉडर्न होना वैसे भी सरदारों नवाबों को चीजें मिलती है, जहाँ से भी आता है फंडे आती है उन्हीं को मिलती हैं, उनके ही गोदाम भरते हैं, किसी गरीब के पास नहीं जाता है, कुछ भी नहीं जाता। सरदार हैं, नवाब है, बड़े हैं, सारे वो ही खाते हैं। और कुछ अवाम को जिसको देते हैं, 2-4 बंदों को देते हैं सामने खड़ा करके और वीडियो पे, बस। इलेक्शन में इंशाल्लाह जमात उलमा इस्लाम को वोट देंगे। अच्छा, जी हाँ। और ये जो कि बाप पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून में, इनके लिए है कुछ बलूचिस्तान वालों के पास, आपके पास? वो वोट तो है, वो बलूचिस्तान बाप पार्टी की जो है ना, वो तो सारे लोटे जैसे, एक दिन एक पार्टी में, दूसरे दिन दूसरे पार्टी में होते हैं। बस ही इस दफ़ा तो मालूम बात है कि जाहिर सी जो है ना, वो नवाज शरीफ आ रहा है, इलेक्शन हो जाए नहीं हो जाए, नवाज शरीफ का आना ज़रूरी है। नवाज शरीफ आएगा, मखलूत हुकूमत बनेगा, पीपल्स पार्टी उसके साथ होगा, और साथ साथ जमात उलमा इस्लाम का भी होगा। इस बार क्या मौलाना फजल रहमान साहब की हुकूमत आने वाली है बलूचिस्तान में? पूरा हुकूमत तो इसका नहीं आएगा, हाँ ये होगा कि मखलूत होगा। कोयटा के लोगों से बात करके अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान की सियासत से बेखबर नहीं है, बहुत ज़्यादा बाखबर भी हैं, दिलचस्पी भी रखते हैं, और वो पॉलिटिशियंस, वो सियासतदान जो बलूचिस्तान के अवाम के मुताबिक, कोयटा के अवाम के मुताबिक, जिन्होंने कोई डिलीवर कुछ नहीं किया, उनको अपना फैसला भी इलेक्शन के नतीजे में सुनाना चाहते हैं। लेट्स सी, इंतज़ार करते हैं कि इलेक्शन का नतीजा क्या होगा। फिलहाल जितनी हमने बात की है, मिला जुला रद्द-ए-अमल ही मिल रहा है। कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब की हिमायत भी यहाँ पर मिली है। इंतज़ार करते हैं कि कोयटा और बलूचिस्तान आने वाले इंतखाबात में किसका होगा। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चलास में कल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुसाफिर बस पर फायरिंग की गई नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से, जिससे 9 कीमती ज़िंदगियाँ अपनी जानों से चली गईं। FIR इसकी हो गई है। ये बस चलास से इस्लामाबाद की तरफ जा रही थी और इस बदकिस्मत हादसे में
2 फौजी जवान भी शहीद हो गए हैं। जो पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार किया है, मुश्तबा अफराद को, इनसे तफ्तीश भी की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं शम्स लोन साहब, उनके मुताबिक ये वाक़या शाहराह कुराकुरम और इस सारे इलाके में जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनको निशाना बनाने की साजिश हो सकती है। अलबत्ता कल का जो ये वाक़या है इसकी ज़िम्मेदारी अभी तक किसी भी तंजीम की जानिब से, किसी भी जमात की जानिब से कबूल नहीं की गई है। मज़ीद बात करने के लिए शम्स लोन साहब भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला हैं गिलगित बल्तिस्तान के। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी मैम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। शम्स साहब, सबसे पहले तो इस वाक़े के बारे में बताइए, अब तक की तहकीकात में क्या पता चल सका है, फायरिंग किसने की थी? देखें, ये कल गिलगित से इस्लामाबाद की तरफ जो मुसाफिर बस जा रही थी, चिलास से कोई आप 13 किलोमीटर आगे हुडुर एक जगह है, उस मकाम पे रात के कोई 6:30 बजे, चूँकि आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान एक इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है, तो केकेच स्पेशली 600 किलोमीटर का ये जो सफ़र बनता है, तो वहाँ पे जो ऑलरेडी से छुपे हुए जो दुश्मन थे, जो इस रियासत के दुश्मन हैं, इस मुल्क के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन थे, उन्होंने अंधाधुंध उस बस पर फायर किया और जिस पे बस बेकाबू हो गई और बस के जब ड्राइवर पे गोली लगी, वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई थी। तो सामने से एक ट्रक भी आ रहा था बिल्डर किए हुई कि उसके साथ भी उसका टक्कर हुआ और ट्रक ड्राइवर भी मौके पे हलाक हुए। तो मेरा कहना यह है कि इस पूरी दहशतगर्दी जो हुई है, इस पे 9 अफराद अब तक शहीद हुए हैं और 26 जो अफराद हैं वो अभी जख्मी हैं और इस पे 2 हमारे जो फौजी भाई थे, जिनका एक का ताल्लुक सिंध से था और एक का पंजाब से, वो भी शोहदा में शामिल हैं। मैडम, मैं आपको ये बताऊं, गिलगित बल्तिस्तान चूंकि आपको पता है इसके साथ 3-4 इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हैं, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। और आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान सी-पैक का मेन गेट है, गेटवे है, और साथ साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मेगा प्रोजेक्ट है इस वक्त दियामर बादशाह डैम। इस कौम ने जब पूरे पाकिस्तान में, आपको पता है 60s से जब कालाबाग डैम के हवाले से जब बात चली, तो वो आज तक हमारी बदकिस्मती इस कौम की नहीं बन सका। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने अपने आबाओ अजदाद की कब्रों को उनकी हड्डियों तक कुर्बान करके अपनी सरजमीन कुर्बान कर दी, जहाँ पे आज दियामीर बादशाह डैम ज़ेर तामीर है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो एक इंतहाई बड़ी दहशतगर्दी है, इसकी हम जितनी भी हम मजम्मत करें वो कम है। और इस पे सबसे एक प्लस पॉइंट ये है कि तमाम गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम हैं, सिविल सोसाइटीज़ है, यहाँ पे रजिस्टर्ड गवर्नमेंट की अमन कमेटीज़ हैं। और इस सर मुझे ये बताइए, अब तक कोई क्लैरिटी आ सकी है इस अफसोसनाक वाक़े की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से? क्या भारत के इन्वॉल्वमेंट के हवाले से कोई मालूमात मिली हैं, या एंटी पाकिस्तान लोगों के हवाले से, या टीटीपी या कोई और कलदम जमात, कोई क्लैरिटी आई है अभी तक? देखें, इस सिलसिले में आज वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और फोर्स कमांडर जो यहाँ के FCNA जनरल साहब हैं और DGGB स्काउट, IGP और तमाम हुकूमती जो जिम्मेदारान हैं, वज़रा थे, वो हम वक़्फ़े पे गए, हम पूरा दिन चलास बैठे और हमने बहुत आला सतही मीटिंग्स पे इस पे की। इस पे तो एक बात मैं कैटेगोरिकली कहूँगा, हमारे बिल्कुल भी पड़ोस में हमारा जो अज़ली दुश्मन है इंडिया, बिल्कुल भी इस पे मैं इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि इस पे इंडिया का हाथ नहीं हो सकता। आपको पता है कि हर सोसाइटी के अंदर एंटी स्टेट एक्टर्स होते हैं जो बैरूनी हाथ पे जो खेलते हैं इस मुल्क के अमन को तार करने की। जिस तरीके से कोशिश न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में की गई है, इस मौके पे मैं सर अभी तक इस वाक़े के हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि ये किसकी तरफ से किया गया। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अभी जो तकरीबन 6 लोगों के बारे में इत्तलात हैं, आप जरा कंफर्म कर दीजिएगा कि 6 हैं या उससे ज्यादा हैं जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, मुश्तबा अफराद को। तो सर इनमें से कोई बराह रास्त मुलव्वस है इस हमले में? नहीं, अभी तक तो जो भी मशकूक लोग हैं, और उस साइड पे चूंकि कंस्ट्रक्शन भी होती है तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको ज़रूर हमने अभी एक टास्क किया है इंतज़ामिया को कि वो उनसे पूछगछ कर रहे हैं। लेकिन ऐसे जो एक्चुअल जो मुल्ज़िमान हैं
एक बात मैडम मैं आपको कहूँ कि आज हमने ये तहिया किया है गवर्नमेंट लेवल पे इदारों के साथ, अफवाज पाकिस्तान की सरपरस्ती हमारे साथ थी कि हमने हर सूरत गवर्नमेंट की रिट भी कायम करनी है और जो भी ये दहशतगर्द थे, ये जो मुजरिम हैं, इन्होंने न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर एक दहशतगर्दी की है बल्कि इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के एक पायदार अमन के ऊपर वार किया है, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर वार किया है। हम किसी सूरत इनको नहीं छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह इन तक हुकूमत के हाथ जरूर पहुंचेंगे और इनको केफर किरदार तक पहुंचा के हम उनके आने वाले जो फॉलोअर्स हैं उनको इंशाअल्लाह हम इबरत का निशान हम बना लेंगे जी। लेकिन अभी तक बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शम्स लोन साहब। प्रोग्राम में आप थे। अफसोसनाक वाकया 9 जिंदगियां जो है वो हकीकी से जा मिली हैं इस अफसोसनाक वाक़े में। आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।